Students, welcome to the bio, the growth zone. Today we will discuss about the sexual reproduction. In the earlier class, we have discussed about the asexual reproduction and vegetative propagation. ओके तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, दो पेरेंट्स होते हैं तो दो गैमेट्स होंगे, एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट गैमेट हैं तो कभी भी ये क्या नहीं होंगे, आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जैसे कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देख रहे थे कि वो सब क्या थे, आइडेंटिकल थे, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे यानी कि सेम नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, देन एम्ब्रियो का, उसके बाद नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, एग्जैक्ट सेम नहीं होते। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंट फेजेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मैं यहाँ पर बहुत की फीचर्स आपको समझा रही हूँ, बहुत डिटेल नहीं बताऊँगी, जो फालतू है वो नहीं बताऊँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही बताऊँगी। ओके, तो कुछ फेजेस हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज वो होता है जब हम बर्थ से सेक्सुअल मेच्योरिटी तक के बीच का जो फेज़ होता है। चलो एक चीज़ से और समझते हैं, आपने नाम सुना होगा जुवेनाइल। जुवेनाइल जो होते हैं वो बच्चों के लिए बोलते हैं, आपने देखा होगा जो जुवेनाइल जिनको जैसे छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं उनको जुवेनाइल भेज दिया जाता है, उनके लिए जुवेनाइल सेल्स होती हैं, है ना, जो बच्चों की जेल होती हैं। तो बच्चे क्या यानी कि जब तक उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी यानी कि जब तक वो टिल 18 तक नहीं हो जाते, तो ऐसा पीरियड जो बर्थ से सेक्सुअल मेच्योरिटी के बीच का है उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे। और सेम एज इट इज़ प्लांट के केस में भी इसको वेजिटेटिव फेज कहेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये वो फेज होती है जो एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, यानी कि अब वो सेक्सुअली मेच्योर हो चुका है और अपने नए यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट में पहले भी बता चुकी आपको, बुढ़ापा होता है, यानी कि जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाती है, अल्टीमेटली वो ओल्ड हो जाता है और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाते हैं आपके सेनेसेंट फेज। तो फेजेस आपको समझ में आ गए, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट। ओके, नेक्स्ट आता है इवेंट्स इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इवेंट्स होते हैं वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, दैट इज़ उसमें अलग अलग इवेंट्स हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास है पहले मोनोकार्पिक प्लांट्स। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लर्न कर लेते हैं पहले। मोनोकार्पिक प्लांट्स, मोनोकार्पिक, मोनो मतलब सिंगल, कार्प मतलब उसका जो ओव्यूल होता है। ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोकार्पिक है ना, कार्पिक मतलब फ्रूट होता है, या फ्लावर्स जो हो गए, तो फ्लावर होंगे तभी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे राइस है, वीट है, रेडिश है, उसके बाद तो ये मर जाते हैं ना। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो पॉलीकार्पिक, पॉली मतलब मैनी, जिनमें फ्लावरिंग्स एक साल में कई बार होते रहते हैं, है ना। तो फ्लावरिंग अकर एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी। जैसे मैंगो का पेड़ आपने एक बार लगा लिया तो हर सीजन में वो फ्लावरिंग करता रहेगा, हर सीजन में आपको फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन राइस एक बार लगा दी तो एक ही बार उसको हार्वेस्ट करेंगे ना, उसके बाद दोबारा तो उस पर राइस लगेगी नहीं, उसको तो आप कट डाउन कर दोगे प्लांट को, दोबारा आपको सोइंग करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो आपने मैंगो का पेड़ लगा दिया, ऐसा तो नहीं है कि एक बार मैंगो खा के आप पेड़ काट देते होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, तो वो पॉलीकार्पिक है, यानी कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो कई बार अपने सीजन के अकॉर्डिंग मेच्योर होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करता रहता है। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, बैम्बू। जो बैम्बू का स्पीशीज़ है वो क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। भी 100 साल में, 100 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स में वो एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारे फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद वो डाई हो जाता है। समझ में आए? 100 साल में वो एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, देन फ्रूट प्रोड्यूस करेगा और फिर वो मर जाएगा। ठीक है, दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, केरला में
एक ये स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरिंजी जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा फ्लावर है जो हर 12 साल में ब्लूम होता है। ब्लू कलर का फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं ये, और पूरा जो पहाड़ी होती है, वहाँ की जो वैली होती है, वो पूरी ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है ना। तो ये हर 12 साल में ग्रो होता है और इसको नीला कुरिंजी बोलते हैं। ओके, केरला में मिलेगा ये। नेक्स्ट आता है आपका सीजनल ब्रीडर्स। तो ब्रीडर्स जो ब्रीड करते हैं यानी कि अपनी यंग वंस बनाते हैं, तो सीजनल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सॉरी ये ब्रीड होगा, ये एडिटिंग में प्रॉब्लम है इसमें। ब्रीड जो एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर लाइक फ्रॉग, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, इनमें क्या करते हैं, जो होते हैं ये अपने पर्टिकुलर सीजन, जो इनका ब्रीडिंग टाइम होता है जिसको हम हीट पीरियड भी बोलते हैं, उस टाइम पे ही ब्रीड करते हैं, तो क्योंकि ये सीजनल ब्रीडर्स हैं। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स वो होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता, उनका कोई सीज़न नहीं होता, वो अपने थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन में कभी भी आफ्टर सेक्शुअल मेच्योरिटी, अपना रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद कभी भी ब्रीड आउट कर सकते हैं। जैसे पोल्ट्री बर्ड्स हो गई हैं, रैबिट हो गया, कैटल हो गया, ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लिक चेंजेस इन दी मैमल्स। तो मैमल्स में साइक्लिक चेंजेस कैसे आते हैं, तो दो प्रकार के मैमल्स होते हैं, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स मैमल और एक होते हैं प्राइमेट्स मैमल। तो नॉन प्राइमेट्स जैसे आपके काऊ हो गए, शीप है, रैट है, डॉग है, इनमें क्या होते हैं, चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव इज कॉल्ड द ईस्ट्रस साइकिल। जो इनमें ये जो साइक्लिक चेंजेस जो चलते रहते हैं इनमें, उसको रिप्रोडक्शन में उसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। फॉर दी रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि काउ, शीप और रैट, डॉग, इनमें जो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना, उसको उनमें जो साइकिल होती है उसे ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जैसे अगर प्राइमेट मैमल यानी कि ह्यूमन, मॉन्की और एप की बात करें तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सिमिलरली उनके लिए टर्म दिया जाता है ईस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट के लिए ईस्ट्रस साइकिल और प्राइमेट के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दोनों साइकिल को हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा हो, कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही होंगी। इवेंट्स इन दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अब हमारे पास इवेंट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स 3 हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के भी 2 स्टेप्स हैं, गेमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। देखो, गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना। जेनेसिस वर्ड जहाँ भी पढ़ोगे उसका मतलब फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है ना। और गैमीटो का मतलब गैमीट्स। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमीट्स भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोगैमीट होते हैं, एक हेटेरोगैमीट होते हैं। होमो वर्ड जहाँ भी आता है दैट मीन्स सेम, यानी कि ऐसी स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके गैमीट दोनों एक जैसे होते हैं, इवन कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, जैसे कि एल्गी में होती हैं। अगर मैं आपको क्लैडोफोरा दिखाऊं तो ये है आपका, ठीक है। तो इन दोनों गैमीट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मेल और फीमेल, तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इनको आइसोगैमीट भी कहते हैं। तो यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा इज द एग्जांपल ऑफ होमोगैमीट। नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोगैमीट। हेटेरो मतलब डिफरेंट। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये एग है और दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो देखो दोनों गैमीट अलग अलग है ना, दोनों की मॉर्फोलॉजी यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर है, शेप साइज है, अलग है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमीट बोलेंगे। ओके, जिनकी मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट होती है। तो ये रहा डायग्राम। तो फर्स्ट वन आपको जो दिख रहा होगा ये क्लैडोफोरा एल्गा है, जो ये पहला वाला डायग्राम दिख रहा है क्लैडोफोरा एल्गा। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम कि विच इज़ द मेल एंड फीमेल, ठीक है। और सेकंड वन जो है आपका ये फ्यूकस है एल्गा, और ये देखो ये इसका फीमेल गैमिट, और ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है वो मेल गैमिट है, मतलब दोनों ही शेप और साइज में अलग है। ह्यूमन का आपको दिख रहा होगा ये ओवम है और ये स्पर्म है, तो ऑफ कोर्स दोनों का मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसलिए क्या है वो हेट्रोगैमीट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है होमोथैलिक और मोनोशियस प्लांट। अब इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। होमोथैलिक, थैलिक मतलब जो उनका क्या होता है, जहाँ पर वो बेयर करते हैं अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को, और मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें आपका मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में मिलेगा,
जिसको आप बाइसेक्सुअल टर्म भी बोलते हैं। इनकी बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने बाइसेक्सुअल कह दिया और यहाँ कह दिया मोनोशियस, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको BM करके याद रख लो। तो BMW याद कर रख लो, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, ठीक है ना। या BMH या HBM करके याद रख लो, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, ठीक है। अब एग्जाम्पल हो गया आपके पास मेज, कुकुबिट्स और कोकोनट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेट्रोथैलिक, बिल्कुल ऑपोजिट है, डायोशियस है। तो इसीलिए, और डायोशियस है तो ये यूनिसेक्सुअल है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो हेट्रोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, तो इसको HDU करके याद रख लो। उसको क्या याद रखना है, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, HBM याद कर लो, ठीक है। तो ये BM और DU में कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो सब ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया है, मेल अलग फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, सेम इन दी डेट पाम। जो फ्लावरिंग प्लांट है, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो है उसको स्टेमिनेट बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मेल वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलेंगे हम, स्टेमन। तो फ्लावर क्या हो जाएगा, स्टेमिनेट। और फीमेल में हमारा होता है पिस्टिल, तो इसलिए उसको कहेंगे पिस्टिलेट, ठीक है। तो पिस्टिलेट फीमेल और स्टेमिनेट मेल। नेक्स्ट कम, अब ये तो थी प्लांट के बारे में कि प्लांट में मोनोशियस डायोशियस है। एनिमल में भी तो होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में, जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। स्पॉन्जेस हो गए जैसे, तो इनको एक टर्म दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे इनको, हर्माफ्रोडाइट। तो स्पॉन्जेस, टेपवर्म, ये सब एग्जाम्पल हो गए। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये है आपका अर्थवर्म, तो इसके पास यहाँ पर देखो ये ओवरीज हैं और ये यहाँ पर टेस्टीज है, तो बोथ आर प्रेजेंट। तो इसलिए क्या है, ये एक ही में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल। जबकि ये कॉकरोच आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये मेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच, क्योंकि ये मेल कॉकरोच का टेस्टीज है और ये फीमेल कॉकरोच का ओवरी है। तो ये क्या हो गया आपका, अलग हो गया, यानी कि ये डायोशियस है, यानी कि क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कारा का है और इसमें आपको दोनों ही एक साथ मिलेंगे, यानी कि मेल और फीमेल। तो ये क्या हो गया आपका, मोनोशियस प्लांट हो गया। ये अलग अलग हैं, तो ये डायोशियस प्लांट हो गया और ये बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, ठीक है ना। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया। यूनिसेक्सुअल एनिमल क्या है, हैविंग द मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो अलग अलग, यूनिसेक्स का मतलब ही अलग अलग होता है, जैसे कॉकरोच हो गया ह्यूमन, हम यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो था गैमीट फॉर्मेशन की बात, कि फॉर्मेशन या जो आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो गया, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन ऑफ गैमीट हो गया गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप जो इसमें आता है वो है सेल डिवीजन ड्यूरिंग दी गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा स्टेप है ना प्री फर्टिलाइजेशन का। प्री फर्टिलाइजेशन के दो स्टेप है, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा दूसरा क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, उस सिर्फ इतना ही है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बस वो दो टाइप के हैं, यानी कि होमोगैमीट और हेट्रोगैमीट अलग हो गया। और फिर मैंने आपको सेक्सुअलिटी बता दी बीच में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो वो कैसे होता है, तो ऑफकोर्स है वो सेल डिवीजन मेथड से होता है। तो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या हुआ, सिंगल नंबर एन में। अब ये एन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हमारे पास हमारे जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन की बात करूं तो यानी कि हम 2n यानी कि डिप्लॉइड फॉर्म में है। जब इसको ब्रेक करेंगे 23 प्लस 23 तभी तो 46 हुआ, तो ये हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड एन हो गए, समझ में। तो 2n इज द डिप्लॉइड फॉर्म और nn इज द हैप्लॉइड फॉर्म। तो गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये तो उनके पास हमेशा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट मैंने जैसे भी बताया कि 46 का क्या हो गया, 23 हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। जैसे हम डिप्लॉइड है क्योंकि हमारे पास क्या है 46, लेकिन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तब वो क्या हो जाता है एन, यानी कि 23 फ्रॉम दी मदर एंड 23 फ्रॉम दी फादर। समझ में आया। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है।
और ऑर्गेनिज्म चाहे तो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक, लेकिन गैमीट हमेशा हैप्लॉइड फॉर्म में रहता है, ठीक। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो गैमीट फॉर्म करता है मियोटिक डिवीजन से। डिप्लॉइड जैसे मैंने बोला 2n डिप्लॉइड है, अब इसका होगा मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, और इसने क्या कर दिया, गैमीट का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आया? तो ये तो था किसके केस में, डिप्लॉइड के केस में। लेकिन जैसे हमारे पास एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड में ही है, ठीक है ना, तो इनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये ज़्यादा एडवांस हो गए ना इनके कंपैरेटिवली, तो ये किसकी फॉर्म में रहते हैं, डिप्लॉइड की फॉर्म में। तो डिप्लॉइड की फॉर्म में तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। कौन सा होगा, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। और उसमें कौन सा होगा, मियोटिक डिवीजन, ठीक है, ओके। तो जो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मियोसाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पक्का आता है। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉइड जैसे कि मैंने अभी बताया जो 2n वाले हैं, गैमीट उनके इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, गैमीट मदर सेल, उनको क्या बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हमारे पास गैमीट मदर सेल है 2n वाली, जो उसको क्या बोलेंगे, मियोसाइट। इस मियोसाइट का क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस होके क्या होगा, वो हैप्लॉइड फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग सेट बन जाएंगे उसके गैमीट के, ठीक है। तो उसको मियोसाइट्स क्या है हमारे पास, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कंटेन गैमीट मदर सेल कॉल्ड मियोसाइट्स एंड हेल्प इन द रिड्यूस बाय द मियोसिस डिवीजन, ठीक है। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा, तो गैमीट जो है इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि जो मेल गैमीट होता है वही मोटाइल होता है, यानी कि मेल गैमीट ही आगे जा सकता है, यानी कि मोटिलिटी मूवमेंट का काम करती है। लेकिन फीमेल क्या होते हैं आपके, नॉन मोटाइल। सिर्फ किस में छोड़ करके, फंजाई और एल्गी के केस में, ठीक है। अगर हम सिंपल प्लांट्स की बात करें, अगर हम सिंपल प्लांट्स की बात करें, जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं एंड टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, ये सिंपल प्लांट्स है। सिंपल प्लांट्स जो हैं आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर एक मीडियम की तरह वर्क करता है, मतलब कि अगर एल्गी के मेल वाले फ्लावर ने या मेल वाले पार्ट ने अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस किया, यानी कि अपने मेल गैमीट को प्रोड्यूस किया, तो उसको वो किसके थ्रू, फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए किसके थ्रू, वाटर के थ्रू उसको पहुंचाएगा, यानी कि वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, ओके। लेकिन इस केस में जो मेल गैमीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी इनका होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर वाटर या एयर मीडियम के थ्रू मेल गैमीट को पहुँचाना होता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, किसकी, मेल गैमीट्स की, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आता है, अगर हायर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स होती हैं, और पोलन ग्रेन को कौन कैरी करता है, एयर के थ्रू कैरी होता है, या उसके बहुत सारे एजेंट्स हैं जो मेल से फीमेल गैमीट यानी कि ओव्यूल तक पहुँचाया जाता है। आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा क्लास 10th में स्ट्रक्चर, तो ये 11th में भी पढ़ा होगा। तो ये कार्पल है और ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है और ये ओव्यूल है, और यहाँ सेंटर में यहाँ पर एग होता है। तो यहाँ तक इस ओवम तक पहुँचाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा का, यहाँ पर आकर के आपका पोलन ग्रेन अटैच होता है। तो जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। एंथर टू स्टिग्मा, ATS, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। उसके बाद ये पोलन ट्यूब बनाएगा और यहाँ पर अपने किसको, पोलन जो आपके गैमीट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। इन सिंपल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना,
तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फिर जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर बैठ करके, वहाँ से जर्मिनेट करना शुरू करेंगे और डिलीवर करेंगे मेल गैमेट को ओव्यूल के पास। और जैसे ही वो डिलीवर हो जाएंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा दैट विल बी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलिनेशन समझ में आ गया। हमारे पास एक फ्लावर है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्लावर है और ये हमारे पास सपोज मान लेते हैं मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ से फीमेल फ्लावर से यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। जब वो यहाँ पर चला जाएगा तो क्या करेगा, फ्यूज करेगा और उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को एक टर्म और दिया जाता है दैट इज द सिनगैमी। अगर आपसे पूछेंगे सिनगैमी क्या होता है तो सेम वही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote इज कॉल्ड द सिनगैमी। नेक्स्ट, the process of development of new organism without fertilization of the female gamete is the parthenogenesis. This part is very important. ठीक है, मैंने अभी बोला कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे तो एक नया इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नया डेवलपमेंट होता है, तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। जैसा ये होता है आपके हनी बी में। ठीक है, हनी बी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इससे कि जो हनी बी हैं आपके मेल हनी बी, उनके पास 16 यानी कि 16 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो फीमेल हनी बी है उसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 16 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल, जो फीमेल है, फीमेल कौन होते हैं उसमें, क्वीन और वर्कर्स होते हैं। ठीक है, उनके पास तो 32 होते हैं और मेल के पास होते हैं 16, क्योंकि वहाँ पर इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, कभी कभी इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है। यानी कि इनकम्प्लीट का मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, है ना, उन्होंने तो फीमेल बनाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं उन्होंने ड्रोन्स बनाए यानी कि मेल बनाए पार्थेनोजेनेसिस से। तो यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेंगे, क्वीन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बनेंगे ड्रोन। तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना बिना फर्टिलाइजेशन के, फीमेल गैमिट फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो हनी बी, रोटिफर्स एंड लिजर्ड्स, इन सब में पार्थेनोजेनेसिस होती है। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपका फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग क्या करता है, अपने स्पर्म रिलीज करता है, और फीमेल फ्रॉग अपने एग रिलीज करती है। ये वाटर मीडियम में कहीं जाकर के मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, लेकिन आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है ना, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि बोनी फिशेस होगी, एम्फीबियंस होंगे, एम्फीबियंस वही फ्रॉग बताया अभी आपको। लेकिन सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड दी बॉडी हो रही है, ठीक है ना, तो अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो ये बर्ड्स और आपके मैमल्स में होता है। अब इसमें लॉस क्या है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म और एग्स वेस्ट होते हैं। प्लस अगर मान लो जाइगोट फॉर्मेशन हो भी गया तो क्योंकि आउटसाइड दी बॉडी है तो टेम्परेचर से या किसी भी या कोई भी जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको खा सकते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। और ठीक भी है क्योंकि वो एक टाइम पे इतने ज़्यादा एग और स्पर्म रिलीज़ करते हैं तो उनकी जो स्पीशीज़ के नंबर है, उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। इसीलिए वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ताकि वो उनके नंबर रिड्यूस हो सके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे आपके बर्ड और मैमल्स में ही होते हैं, तो ये ओनली सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस तो हम बता चुके हैं, मेल और फीमेल फॉर्म करते हैं जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट एक बहुत अच्छा लिंक है जो कॉन्टिन्यूटी करता है हमारे स्पीशीज़ को, यानी कि ये नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, क्योंकि जाइगोट के बाद ही रिडक्शनल डिवीजन होते रहते हैं और वो फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा डिवीजन करने के बाद आपका फीटस बना लेता है फाइनली। अगर हम देखें एल्गी और फंजाई में, तो एल्गी और फंजाई जो हैं
वो जाइगोट डेवलप इन अ थिक वॉल रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड द डैमेज। मतलब ये अपना ऐसा जाइगोट बनाती हैं कि अपने जाइगोट के बाहर एक थिक मोटी लेयर यानी कि कोट बना देते हैं, प्रोटेक्टिव कोट। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाए, तो उससे बचाने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में आराम से उसको क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। अगर और ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उसमें जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है, और फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल में क्या करेगा, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जेनेसिस वर्ड का मतलब बताया था, दैट इज प्रोडक्शन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो। तो प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो का जेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन हो गया जाइगोट से, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉलोइंग इवेंट्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज द माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। पहला होगा माइटोटिक डिवीजन, दूसरा होगा सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। तो माइटोटिक डिवीजन से तो वो डिवाइड होंगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, और सेल डिफरेंशिएशन से उनको शेप, साइज और फंक्शंस मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी सेल्स बनेंगी तो वो क्या बनाएगा, टिश्यू। फिर टिश्यूज़ क्या बनेंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पर देखें तो दो प्रकार के एम्ब्रियोज मिलेंगे आपको, ठीक है। एक ओवीपेरस होते हैं, एक वीवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, यानी कि जाइगोट के बाद वो एग बना देते हैं, फर्टिलाइज एग, और डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, जो मैंने अभी बताया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और ले फर्टिलाइज्ड और दिस इज और अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये एग लेइंग है। वीवीपेरस जो गिव बर्थ यंग वंस, जो जाइगोट के बाद वो अंदर ही बॉडी में क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनिज्म, और फिर नए यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, जैसे ह्यूमन, डॉग एंड हॉर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें हम तो सेम वहाँ पर भी ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट जो है वो ओव्यूल के अंदर ही बनता है, और जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फ्लावर की बात कर रही हूँ, कंप्लीट हो गया ना, तो जो सेपल हैं, पेटल हैं, स्टेमन्स हैं और फ्लावर्स हैं, ये सब गिर जाते हैं प्लांट के, ठीक है। जो बचा जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना देता है, ओव्यूल क्या बना देता है, सीड बना देता है, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बना देती है, ठीक है। तो बन गया आपका, फ्लावर से ही तो आपका फ्रूट और सीड बन गया, ठीक है। पता है ना, ये ऐसे होता है ये, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी, और अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ओव्यूल। जैसे आप मैंगो को याद कर ली, तो मैंगो का जो पार्ट खाते हैं आप वो होता है ओवरी, और जो सीड होता है उसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका ओवरी है उसने फ्रूट बना लिया, फ्रूट डेवलप करके उसने क्या करा, एक थिक वॉल बना दी, थिक वॉल यानी पेरिकार, उसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद जो सीड है वो डिस्पर्स होगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो नया प्लांट बना देगा सीड। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये एस पी लिखा हुआ है, एस पी एस पी एस पी लिखा हुआ, तो एस मतलब सीड, तो ये जो गोल गोल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सीड है, और जो बाहर उसका जो पोर्शन है वो क्या है आपका, पेरिकार्प, ठीक है। तो सीड और पेरिकार्प, ठीक है, ओके। तो ये आपका ख़त्म होता है पूरा चैप्टर यहाँ पर। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो बना दूंगी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड रेस्ट ऑफ आप पढ़ने की कोशिश करना है इसको। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू, ओके।